हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं आपके लिए CA IPCC के नवंबर 2015 एग्जाम्स में टैक्स के कुछ क्वेश्चंस। मैंने पहले IDT को सॉल्व करना शुरू किया है और मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। आप ये सारे क्वेश्चन लिस्ट वाइज हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं www.supercharter.com और हमारे ब्लॉगिंग पार्टनर्स की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं CAknowledge.in। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी और बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर। आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है, सीधे ग्रेनाइट्स परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹20 lakh on 1/9/2013, right? The excise duty rate charged on the said machine was 16% plus education cess 2% plus secondary higher education cess 1%. It was sold on 30 September 2014 for ₹10 lakh as second-hand machine at the same rate of excise duty. Calculate the amount of SUNVAT to be reversed at the time of disposal of the machinery in the year 14-15 towards 100% SUNVAT credit utilized and exhausted by the month of April 2014. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कई बार बच्चों के इसको लेके कुछ डाउट्स अजीब से होते हैं, बट कोई बात नहीं, हम करना शुरू करते हैं सर। सबसे पहले हम लिखते हैं प्राइस ऑफ मशीनरी ₹20 लाख। सर मैं मान के चल रहा हूं कि दिस इज एक्सक्लूडिंग एक्साइज, दिस इज एक्सक्लूडिंग एक्साइज। और जब मैंने बोला मान के चल रहा हूं मीन्स अजम्पशन। ओके, अब हमें नेक्स्ट पे निकालनी है एक्साइज ड्यूटी, ईसी और SHEC। एक्साइज ड्यूटी का रेट था 16%, इट इज 2% एंड इट इज 1%। तो अगर हम इसको कंप्यूट करना शुरू करें तो मेरा इस पे एक्साइज बनता है 3,20,000 सॉरी। देन इस पे मेरा EC बनता है 6,400 और मेरा SHEC बन देगा 3,200 और मेरा टोटल जो अमाउंट आएगा दैट विल बी 3,29,600 रुपीज़। ये मेरा एक्साइज है जो मैंने इस पर पे किया था, यानी इतना क्रेडिट मैंने अवेल कर लिया था। अब जब भी कैपिटल गुड रिवर्स हो, जब भी कैपिटल गुड यूज होके बेचा जाता है तो हमें कुछ क्रेडिट रिवर्स करना होता है। तो अभी तक हमारे पास ये आ गया क्रेडिट अवेल्ड। नाउ हमें एक चीज और निकालनी है, क्रेडिट टू बी रिवर्स्ड। एक्चुअली हमको ये निकालना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा नंबर ऑफ क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फॉर विच कैपिटल गुड was used and that is 5. Sir, percentage to be deducted from credit availed for every quarter or part thereof is equal to 2.5%. Total percentage to be deducted is equal to 12.5%. Amount to be deducted is equal to 32960 into 12.5%, that is 41,200। समझ नहीं आया तो 329,600 into 12.5%। now amount after deduction is equal to 329,600 minus 12.5% is 288,400। अच्छा जी, अब इसके बाद सर हमें एक चीज और भी देखनी है, एक्साइज ड्यूटी
ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू is equal to 10 lakh into 16.48%, and that is 1,64,800. अब रिवर्सल का रूल क्या बोलता है सर? अमाउंट टू बी डिडक्टेड आफ्टर डिडक्शन और एक्साइज ड्यूटी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर शैल बी रिवर्स्ड. हाँ जी, विच एवर इज हायर शैल बी रिवर्स एंड द हायर अमाउंट इज 2,88,400. तो हमारे पास आंसर भी आ गया सर. अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट क्रेडिट टू बी रिवर्स, इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको मैं बोल देता हूँ बी, ए और बी which ever is higher is equal to rupees 2,88,400 रुपीज़. तो हमें 2,88,400 रुपीज़ का सनवेट क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा. इजी, बहुत आसान क्वेश्चन था, 4 मार्क्स के लिए दिया गया था सर आपको, और इसमें ऐसा बताने लायक कोई कुछ नहीं था. बने रहे हमारी वेबसाइट पे supercharger.com, ceknowledge.in एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच. वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप. स्टे कनेक्टेड. जय हिंद. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं CA/IPCC के नवंबर 2015 के टैक्स के पेपर के सॉल्यूशंस, और आप हमारे वेबसाइट पे इसको चेकआउट कर सकते हैं www.supercharger.com, या फिर हमारे ब्लॉगिंग पार्टनर्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं ceknowledge.in. आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी. जो बच्चे प्रैक्टिस मैनुअल की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं वो लोग लल्लू होते हैं. वो बच्चे एकदम निकम्मे, नलायक, दुष्ट, पापी होते हैं. उन बच्चों को मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो पापियों देखो, प्रैक्टिस मैनुअल से उठ के कैसे क्वेश्चन आता है सर. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सर. इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं हम लोग. अगर आपके पास प्रैक्टिस मैनुअल है लेटेस्ट वर्जन, तो आप अपने प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 11 जरूर चेक करें सर. आपको सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा, बस फिगर्स अलग होंगी सर, और कुछ नहीं. कंप्यूटेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी पेबल. चलो मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, क्योंकि हर वीडियो में पहले मैं क्वेश्चन जरूर रीड कराता हूँ. यह सर क्वेश्चन, मिस्टर अर्नब घोष, अ मैन्युफैक्चरर, फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. प्राइस दे रखा है मशीनरी का, ट्रांजिट इंश्योरेंस अलग से दिखाया हुआ है, पैकिंग चार्जेस हैं 10,000 रुपीज़ के, कुछ नहीं बता रखा. तो मान लेंगे कि पैकिंग चार्जेस उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि प्राइस दे रखा था तो उसको इंक्लूड मान के नहीं चलेंगे. एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर डिजाइनिंग ऑफ मशीन, क्योंकि स्पेसिफिकली मशीन के लिए है, तो सर ये मशीन के प्राइस में इंक्लूड होना चाहिए. पैकिंग चार्जेस भी इंक्लूड होने चाहिए. आउटवर्ड फ्रेट बियॉन्ड दी प्लेस ऑफ रिमूवल, सर प्लेस ऑफ रिमूवल के बाद का फ्रेट है, तो ये मशीनरी के प्राइस में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंक्लूडेड नहीं है, तो अच्छी बात है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी. आई एम रियली सॉरी, आपको बीच बीच में बेल्स वगैरह सुनने को मिल रही हैं. ऑफिस का टाइम है, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिजी है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है. एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट सर, कैश डिस्काउंट 2% है आपका मशीनरी पे, और याद रखिएगा सर कैश डिस्काउंट हमेशा प्राइस पे हम लोग निकालते हैं. उसका वैट दे रखा है 5%, और आपकी एक्साइज ड्यूटी दे रखी है 12%. हमें निकालना है एक्साइज ड्यूटी पेबल बाय मिस्टर अर्नब घोष, स्टेटिंग द रीजन फॉर इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर ड्यूटी. सर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, रीजन हमें बताना पड़ेगा हर किसी का. कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सबके रीजंस बता देंगे. बस एक बात ध्यान रखिएगा कि सर ट्रांजैक्शन वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है. अगर आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू की डेफिनेशन आती है तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं. ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है सर, आइए इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी से. बहुत ही ज़्यादा आसान है, दूर दूर तक कोई दिक्कत परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं आनी चाहिए. पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, प्राइस ऑफ मशीनरी. सर प्राइस ऑफ मशीनरी, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. ये इनवॉइस वैल्यू नहीं है. इनवॉइस वैल्यू होती तो सर ये सारी चीज़ें हम एज्यूम करते हैं कि इसके अंदर इंक्लूडेड है, और जब इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है तो हमें कुछ चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें इसके अंदर एक्सक्लूड करनी पड़ेंगी. सर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस मैनुअल के फॉर्मेट से अलग जा रहा हूँ. मैं सबसे पहले कैश डिस्काउंट लेस करूँगा,
और सर ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है डिस्काउंट वाली, समझने और समझाने में थोड़ा सा टेढ़ी चीज़ है। आप बस सर इसको समझ लीजिए कि जब भी कैश डिस्काउंट एक्साइज के अंदर होता है ना, वो प्राइस में से लेस होगा और कोई चीज़ प्लस माइनस करने से पहले ही उसको हम उसमें से लेस करेंगे। इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट अभी के लिए हम सिर्फ इस क्वेश्चन को करते हैं। कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%, 2 लाख इंटू 2% इज 4,000 रुपीज़। सबसे पहले मैंने इसको लेस कर दिया, अब मेरे पास 1,96,000 की वैल्यू आ गई है आफ्टर डिस्काउंट प्राइस। ओके, दिस इज माई आफ्टर डिस्काउंट प्राइस। अब इसमें से मुझे कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी, जैसे कि पैकिंग चार्जेस। पैकिंग चार्जेस किसी भी तरह की पैकिंग हो वो हमेशा आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट होती है। पैकिंग चार्जेस हमारे पास है कितने, 10,000 रुपीज़, मैंने इसको ऐड कर दिया इसमें। सर डिज़ाइनिंग ऑफ मशीन, जब भी डिज़ाइनिंग स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए होती है तो सर उसको हमेशा हमेशा ऐड करके चलते हैं। डिज़ाइनिंग द मशीन के लिए जो चार्जेस हैं, और वो है हमारे पास 25,000 रुपीज़, ये भी बिल्कुल इसके अंदर आने चाहिए। आउटवर्ड फ्रेट बियॉन्ड द प्लेस ऑफ रिमूवल, तो फ्रेट बियॉन्ड द प्लेस ऑफ रिमूवल सर ये कभी भी ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं होता है और अभी भी इंक्लूडेड नहीं है, तो अच्छी बात है, हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये 3 चीज़ों की ट्रीटमेंट इसके अंदर कर दी है तो सर आपके पास मुबारक हो, आपकी असेसेबल वैल्यू कंप्यूट होके आ चुकी है, राइट। एंड दिस कम्स टू 2,31,000। दिस इज माई असेसेबल वैल्यू। इसी के ऊपर सर हमारी एक्साइज ड्यूटी निकलनी है। एक्साइज ड्यूटी निकाल देते हैं, बहुत आसान है सर। एक बात और बच्चों, इस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा। यहाँ पे सबके नोट्स लिखने हैं, इसका एक नोट जाएगा, इसका भी एक नोट जाएगा, इसका भी एक नोट जाएगा, एंड इवन जो आपका आउटवर्ड फ्रेट है उसका भी एक नोट जाएगा, वैट का भी एक नोट जाएगा। चलिए वो सब नोट्स हम ज़रूर लिख लेंगे। पहले तो एक्साइज ड्यूटी का रेट देख लेते हैं कितना परसेंट है। एक्साइज ड्यूटी का रेट है हमारे पास 12%। ओके, तो हमने निकाला था एक्साइज ड्यूटी पेबल, तो हमें ईसी भी निकालना पड़ेगा 2% और SHEC भी निकालना पड़ेगा 1%। हमारे पास सर जो एक्साइज ड्यूटी आएगी दैट विल बी 27720, ईसी होगा 554.4, SHEC विल बी 277.2, और जो हमारी टोटल एक्साइज ड्यूटी पेबल आनी चाहिए वो होगी 27720 प्लस 554.4 प्लस 277.2, and here it comes 28,551.6। दिस इज माई टोटल एक्साइज ड्यूटी पेबल। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे हर चीज़ का कारण बताना है कि सर क्यों कोई चीज़ इंक्लूड हुई, क्यों कोई चीज़ एक्सक्लूड हुई। सर बहुत सिंपल सिंपल से मैं इसमें नोट्स लिख सकता हूँ, कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे मैं सबसे पहले नोट 1 बना लेता हूँ और उसमें लिखूंगा किसके बारे में, कैश डिस्काउंट के बारे में। अब कैश डिस्काउंट का नोट क्या बनेगा बच्चों, आओ वो भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल है सर। अब हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट या कोई भी तरह का डिस्काउंट होता है, आपने पढ़ा होगा एक्साइज में, वो हमेशा मिलता है। कैश डिस्काउंट हैज़ बीन अलाउड बिकॉज इट इज एक्चुअली पास टू कस्टमर। तो कोई भी डिस्काउंट जो कस्टमर को दिया हो वो डिस्काउंट हमेशा आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू से डिडक्ट हो जाता है। दूसरा आइटम हमारे पास क्या था, पैकिंग चार्जेस, तो उसके लिए भी वर्किंग नोट बना देंगे। बल्कि मैं पैकिंग चार्जेस और डिज़ाइन चार्जेस के लिए एक ही वर्किंग नोट बना देता हूँ, पैकिंग चार्जेस एंड डिज़ाइनिंग चार्जेस। सर सिंस दीज 2 चार्जेस आर बिकॉज ऑफ द सेल, तो इनकी भी डिडक्शन ज़रूर मिलनी चाहिए, ठीक है ना सर। ट्रांजैक्शन वैल्यू की डेफिनेशन आपको ज़रूर 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 पता होनी चाहिए, तभी आप लोग इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर जाएंगे। दे आर इन कनेक्शन विद सेल और दे आर बिकॉज ऑफ सेल। Therefore, they will
form part of price। ठीक है सर, ऐसे ही आउटवर्ड फ्रेट के लिए आप लगा सकते हैं। आउटवर्ड फ्रेट देखो हमने ऊपर लिखा नहीं, लेकिन आउटवर्ड फ्रेट के लिए हमें नोट ज़रूर 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 लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए सर? क्योंकि हमें पता है कि हमें आता है, एग्जामिनर को थोड़ा ना पता है कि हमें आता है। आउटवर्ड फ्रेट शैल बी excluded from sale price since it is not present in sale price, या फिर it is not, सही वर्ड लिखते हैं, included in sale price। Therefore no treatment is required। ओके, और हमारे पास कोई बात बचती है क्या? ट्रांजिट इंश्योरेंस, हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। सर जो ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है, ट्रांजिट इंश्योरेंस प्लेस ऑफ रिमूवल के बाद वाला जो होता है, रिमूवल के बाद, यानी ट्रांजिट इंश्योरेंस आफ्टर प्लेस ऑफ रिमूवल, या बियॉन्ड द प्लेस ऑफ रिमूवल, वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता। तो ट्रांजिट इंश्योरेंस आफ्टर प्लेस ऑफ रिमूवल कभी भी आपके प्राइस का पार्ट, सेल प्राइस का पार्ट नहीं बनता, क्योंकि सर जो ट्रांजिट इंश्योरेंस अप टू प्लेस ऑफ रिमूवल होता है वो आपके प्राइस का पार्ट होता है। ट्रांजिट इंश्योरेंस आफ्टर प्लेस ऑफ रिमूवल विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सेल प्राइस, इसलिए सर हमने उसको उसके अंदर इंक्लूड भी नहीं किया, पहले से एक्सक्लूडेड था। ये रहा सर आपका आंसर नंबर 3C। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं CA IPCC नवंबर 2015 का टैक्स का क्वेश्चन पेपर, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट, जो रिलेटेड है सर्विस टैक्स से, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टैक्सेशन से रिलेटेड है, और रूल नंबर 6 ऑफ सर्विस टैक्स रूल 94 से रिलेटेड है। मिस्टर आत्माराम हु वाज रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, सर जी प्लीज इसको जरा ध्यान से पढ़ें। हु वाज रिसिपिएंट ऑफ सर्विस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा। He requested to explain the point of taxation and due date of payment of service tax as per the service tax law and procedure। ठीक है सर, दिस इज डेट ऑफ इनवॉइस, दिस इज डेट ऑफ पेमेंट, एंड दिस डेट ऑफ इनवॉइस, एंड दिस इज डेट ऑफ पेमेंट। हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बताना है और क्वेश्चन में कुछ है नहीं। 4 मार्क्स का सर आपको क्वेश्चन दिया गया है। सिंपल सी बात है, दिस क्वेश्चन इज डीलिंग विद पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मेरे हिसाब से सर इसमें हमें यही बताना है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कैसे निकलता है। बच्चों रिवर्स चार्ज के केस में जो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होता है वो होता है डेट ऑफ पेमेंट। रूल 7 ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल 2011 इससे डील करता है, और वो बोलता है कि इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन शैल बी द डेट ऑफ पेमेंट प्रोवाइडेड दैट, यानी कि सर एक्सेप्शन आ गई, प्रोवाइडेड दैट इफ द पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 3 months then the point of taxation shall be the date जो भी एकदम उस 3 महीने के बाद आने वाली है। तो अगर सर आपने पेमेंट 3 महीने में नहीं करी, इनवॉइस के 3 महीने तक आपने पेमेंट नहीं करी, तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन शैल बी द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द सेड पीरियड। तो सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं कि सर हमें केस हम इसको ऐसे बना लेते हैं 1, और यहाँ पे लिखते हैं डेट ऑफ इनवॉइस, ओके, एंड डेट ऑफ पेमेंट। यहाँ मैं निकाल दूंगा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, इसी से इसका निकल जाएगा ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से डील करता है रूल 6, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आ गया हमारा रूल 7, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस क्वेश्चन में गिवन है। 15/10/2014 का हमारा इनवॉइस है, और 10/11/2014 में हमने पेमेंट कर दी है। तो सर डेट ऑफ पेमेंट हमारा क्या बन जाएगा 10/11/2014। अब मिस्टर आत्माराम थे जो कि इंडिविजुअल थे। इंडिविजुअल कैसे पेमेंट करता है सर? इंडिविजुअल पेमेंट करता है क्वार्टरली पेमेंट करता है। तो सर हमारे पास हो गया ये
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसकी जो ड्यू डेट आएगी दैट विल बी 6 जनवरी, राइट। सेकंड केस देखते हैं सर हमारे पास क्या बनता है। सेकंड केस हमारे पास 20/10/2014 का इनवॉइस है और 15/2/2015 की हमारी डेट ऑफ पेमेंट है। साफ साफ पता लग रहा है ये विद इन 3 मंथ्स नहीं है। अब हमें ये देखना है कि वो 3 महीने खत्म कब हुए। सर अगर मैं यहां से 3 महीने को मेजर करना शुरू करता हूं तो सर 19 जनवरी को हमारे वो 3 मंथ्स खत्म हो जाते हैं। 19 जनवरी तक पेमेंट नहीं करी तो 20 जनवरी शेल बिकम द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। 20 जनवरी 2015 विल बी द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। और क्वार्टर कौन सा हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो सर इसकी पेमेंट होगी 31 मार्च ऑफ 2015 और यहाँ पे भी लिख देते हैं ऑफ 2015। बहुत ध्यान से सर इन चीज़ों को देखें। 2 चीज़ें पूछी थी, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन एंड ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स। सर ये दोनों ही बहुत आसान थी, कोई दूर दूर तक आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर। देखिए मैंने आपके सामने अभी क्वेश्चन कर दिया है और सबसे छोटा क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन 4 नंबर के लिए यही था आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट था बच्चों, ये हमने जो किया और सर्विस टैक्स से डील करता था। सर ये सी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, 4th का सी पार्ट, ये डील करता है आपका एक्साइज से। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर। यानी 4th का बी और सी पार्ट जो आपको दिया गया, अगर मुझे लग रहा है कि 4th का जितना भी पार्ट था ये तो फ्री के नंबर थे सर। आप 4th का सी पार्ट देखिए, जहां पे क्या बोला गया है, पैकेट इंडस्ट्रीज नॉट एन एसएसआई यूनिट आर इन प्रोडक्शन ऑफ corrugated paper cartons. It provides the following details for the month of June 2014. ठीक है सर। वेस्ट एंड स्क्रैप इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर जनरेट हुआ है, वो इन्होंने बेचा है। कुछ प्रोहिबिटेड गुड्स भी बनाए हैं, वो इन्होंने बेचे हैं। सर आपको बताना है वेदर एक्साइज ड्यूटी इज पेबल ऑन द फॉलोइंग आइटम्स, वेस्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चर, प्रोहिबिटेड गुड। सर तीनों का आंसर मेरी तरफ से यस है सर। साफ साफ लिखा है वेस्ट और स्क्रैप आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निकल रहा है। बस आपको थोड़े से नोट्स जरूर लिख के आने हैं सर। एक्साइजेबिलिटी की कुछ कंडीशन होती है सर। नंबर 1, दे मस्ट बी गुड, दे मस्ट बी एक्साइजेबल गुड, दे मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड दे मस्ट बी मार्केटेबल। तो सर मार्केटेबिलिटी के लिए तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 2D आ चुकी है, यानी डीम्ड मार्केटेबिलिटी लग चुकी है। और एक बात और, जब ये गुड्स होंगे मतलब मूवेबल, मार्केटेबल, एक्साइजेबल गुड्स होने चाहिए, यानी मेंशन इन सेटा एंड सब्जेक्ट टू रेट ऑफ ड्यूटी एंड दे आर डीम्ड टू बी मार्केटेबल, क्योंकि ये बिक रहे हैं। और डीम मार्केटेबिलिटी यही होता है सर, एनीथिंग विच कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट फॉर अ कंसिडरेशन इज डीम्ड टू बी मार्केटेबल। तो सर ये सिंपल सी बात, इन तीनों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी जाएगी। रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं क्यों जाएंगी। व्हेन एंड हाउ सर पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि नॉन एसएसआई यूनिट है तो मंथली पेमेंट होगी बाय 6th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ, यानी जून 2014 के बाद जो मंथ आ रहा है दैट इज जुलाई 2014 की 6th को सर यहाँ से आपकी पेमेंट निकलेगी। रिटर्न ऑफ एक्साइज ड्यूटी टू बी फाइल्ड, यस रिटर्न भी फाइल होगी सर। नॉन एसएसआई यूनिट है तो रिटर्न कैसे फाइल होगी, नॉन एसएसआई यूनिट की रिटर्न सर फाइल होती है, मंथली फाइल होती है विद इन 10 days आफ्टर द क्लोज ऑफ द मंथ टू विच द रिटर्न रिलेट्स। तो ये जून को अगर रिलेट करती है तो 10th जुलाई को इसकी रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। और याद रखें 6th जुलाई को इनकी पेमेंट हो जानी चाहिए। पेमेंट भी ऑनलाइन होगी और रिटर्न भी आपकी ऑनलाइन फाइल होगी। तो ये भी जरूर लिख आइएगा कि पेमेंट 6th को होगी और ऑनलाइन होगी, रिटर्न आपकी 10th को जाएगी और वो भी ऑनलाइन फाइल होगी। मेरे हिसाब से बेकार क्वेश्चन सर, आईसीआई को कुछ करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अगर कोई कैच इसके अंदर आईसीआई ने पैदा कर दी तो बात अलग है, अदरवाइज सर बहुत ईजी क्वेश्चन था 4 मार्क्स के लिए।